तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे पर डे सैलरी शीट। देखो पर डे सैलरी शीट क्या होता है ये ध्यान देना। पर डे सैलरी शीट का मतलब ये है कि हम अलग अलग एम्प्लॉइज को उनके अटेंडेंस के बेस पे हम सैलरी देंगे, यानी कि हर दिन का सैलरी फिक्स है। जैसे कि मान लो कि किसी बिल्डर है, कोई बिल्डिंग बनवाता है, जो उसके मजदूर होते हैं, जो उनके वर्कर्स होते हैं, उनको पर डे के बेस पे रखा जाता है। 1 वीक का कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर 14 डेज या 1 ईयर 1 मंथ समथिंग समथिंग, जो भी है अलग अलग उनके पीरियड्स होते हैं, अलग अलग टाइमिंग होती है उनके। तो उस केस में देखा जाता है अलग अलग टाइमिंग के बेस पे उनको पर डे सैलरी देते हैं, यानी कि हर दिन का सैलरी होता है। तो देखो यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया पर डे सैलरी शीट। हमने यहाँ पे सीरियल नंबर दिए, उनके नेम नोट करा है और उसके बाद हम यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं। कोई भी एक रैंडम डेट ले लेता हूँ, 1 जैन। यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करते हुए आगे तक ले गए, 15 डेज ले लेते हैं हम। ठीक है, ये मानकर कि हम 15 डेज तक काम करते हैं, काम कराएंगे बाय द वे। एंड इनका अगर डे जानना हो ना, सपोज कि मान लो कि 1 जैन को कौन सा डे था, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर हम कैलेंडर से देख सकते हैं। फॉर्मूला लगाना बेस्ट रहेगा क्योंकि हम कब तक देखते रहेंगे अलग अलग डेट का कैलेंडर। तो यहाँ से टेक्स्ट लिखता हूँ और टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इस डेट को सिलेक्ट करता हूँ। ये जो डेट है ना, इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिखते हैं 3 टाइम डी। ठीक है, 3 टाइम डी लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्रैकेट बंद करना है और उसके बाद एंटर बटन को दबाना है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस डेट में कौन सा डे था, यानी कि डे नेम क्या था। अब इसको ड्रैग कर दो आगे तक, आपको सभी डेट का डे नेम बता देगा। एंड अगर एक बार देखना हो, आप लोग देख सकते हो, हमने लिखा टेक्स्ट, ब्रैकेट ऑन किया और सेलेक्ट कर लिया हमने इस डेट को, कॉमा देके ट्रिपल डी लिख दिया। इसको बोलते हैं डे नेम पता करने का एक फंक्शन। एंड देन आगे हम लोग यहाँ पे एक फील्ड बनाते हैं जिनमें होगा टोटल डेज। एंड इसके आगे हम लिखते हैं प्रेजेंट। एंड यहाँ पे हम बनाते हैं अपसेंट और यहाँ पे मैं लीव का एक बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पर डे सैलरी, पर डे सैलरी। ओके, इनके सारे कॉलम जो लिखे हुए हैं ना, 1 जैन से लेके 15 जैन तक, यहाँ पे जो कॉलम के साइज है थोड़े बड़े हैं। इनको छोटा करने के लिए मैं इनके कॉलम के नेम को क्लिक करते हुए इन सारे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। ध्यान रखें कि मेरा कर्सर कहाँ है, आप ध्यान दीजिए। सी के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ। तो इससे हुआ यूं कि पूरे सीट का जो कॉलम है ना वो सिलेक्ट हो गए, यानी कि पूरे रो सिलेक्टेड हो गए, इंटायर रो सिलेक्ट हो गए, पूरे कॉलम सिलेक्टेड हो गए। अब मैंने इसको कम करने पर आप देखेंगे कि सभी का कॉलम कम हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है इनके अंदर कि जब आप सभी को सिलेक्ट करके एक साथ चेंज करेंगे तो सब में एक साथ चेंज होगा और ये हमारे लिए बेनिफिट्स है। एंड यहाँ पे जगह थोड़ा हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए था, हमने यहाँ पे ले आए। अब मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, क्या कहना है। इसको मर्ज करने के लिए ना हम क्या करते हैं, यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये होता ये है कि इन दोनों सेल को मर्ज करने के बाद वो जो टेक्स्ट है वो बाहर नहीं जा रहा, उसके अंदर में ही आ रहा है और हमें ऐसा चाहिए था। इसीलिए हमने क्या किया, पहले मर्ज किया, उसके बाद हमने रैप टेक्स्ट का यूज करके नीचे ले आए, एक ही सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया उन टेक्स्ट को। तो ये एक बेनिफिट है। इस तरह से ही हम लोग इनका यूज करते हैं जब हमें कई फॉर्मेट बनाने होते हैं ना, तो हेल्प लेते हैं इन सारे ऑप्शंस का, जैसे कि हमने अभी लिया। एंड देन यहाँ पे हम टोटल सैलरी की बात या नेट सैलरी कह लो, है ना, नेट सैलरी कह लो। फिर इसको सिलेक्ट करके मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि आपका एक कॉलम में आ गया और यहाँ से एक सेल में आ गया, ये हमारा कंप्लीट। ओके, और ये ठीक है अब। ओके, एंड अब हम यहाँ पे इनका डिज़ाइन अच्छा करने के लिए मैं ना यहाँ पे एक कॉलम दे देता हूँ, यानी कि बॉर्डर्स सभी में अप्लाई कर देते हैं, टेबल फॉर्मेट दे देते हैं। यहाँ से बॉर्डर्स ऑल पे क्लिक करके ना बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पे, और इनको मैं बॉक्स से घेर देता हूँ यहाँ से बॉक्स के अंदर, है ना। तो अच्छा है ये। एंड अगर मैं ये जो लाइन है, ये जो ग्रिड लाइन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से देख रहे हो ग्रे कलर का जो लाइन है, ये सारे लाइन्स है, इन्हें हटाना ही है। तो हम क्या करते हैं, व्यू ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे एक ग्रिड लाइन है, इसको हटा देते हैं। तो ग्रिड लाइन को हटाने पर वो जो लाइन्स आ रही थी ना, वो हट चुकी है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि वो अगर लानी हो तो व्यू में जाके यहाँ से ग्रिड लाइन पे क्लिक करके ला सकते हो, फिर से क्लिक करके उसे हटा भी सकते हो। ठीक है, क्लियर हो चुका है आप लोगों का ये डाउट, मतलब जो बता रहा हूँ क्लियर है ना ये। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे ना
मैं इन सभी में एक लाइन देना चाहता हूँ। ध्यान देना है कि मुझे लाइन ना ऐसे देना है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ और ध्यान दो आप लोग कि करना क्या है। मैं यहाँ से ये देखो, यहाँ पे एक लाइन चाहिए, ऐसे लाइन चाहिए। तो मैं ऐसे में सभी में लाइन देने बैठूँ तो बहुत टाइम लगेगा। क्या कहना है कि नहीं? तो मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में सभी में लाइन आ जाए ऐसे ही जैसे मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी बॉर्डर्स में जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोर बॉर्डर्स का। ठीक है, इस मोर बॉर्डर में जाने के बाद मैं यहाँ पे ये देखो, ये जो लाइन आपको आ रहा है ना आउटलाइन करके, यहाँ पे नन ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ से नन को क्लिक करूँगा। पहले नन पे क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन हमें देनी है और यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन देनी है, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन देनी है। इन तीनों को ऑन करके ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसा हम चाहते थे वैसा ही ये आया है। और अब हम ऊपर में लाइन नहीं दे पा रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से टॉप बॉर्डर को क्लिक कर देंगे। इट्स सो सिंपल, इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता था, तो मैंने ये यूज कर लिया। ठीक है, ओके। नाउ ये जो रो है ना ये खाली है, इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पूरे टेबल के अंदर। तो ये आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो किस तरह से हम लोग इनका एक रिकॉर्ड फॉर्मेट बनाते हैं, यानी कि फॉर्मेट किस तरह से हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर नोट कर लेते हैं। 1 2 सो सॉरी, यहाँ से 1, नीचे में 2, यहाँ पे 3 4। और जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं इनको हम एक ही साथ सीरीज में ला सकते हैं। जैसे 1 लिखा, इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं और ड्रैग करने पर रिपीट होता है ये नंबर। और हम यहाँ पे जो ये ऑप्शन देखते हैं ऑटो फिल ऑप्शंस का, यहाँ पे हम फिल सीरीज का यूज करके सीरीज में ला सकते हैं इन सारे नंबर्स को, है कि नहीं? और यहाँ पे नेम हम दे देते हैं। नेम हमने दे दिया लाइक ABC करके, है ना? तो मैंने यहाँ पे ABC करके नेम दे दिया सबका। ओके, एंड देन चलिए ABC1, ABC2, ABC3 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड देन आगे हम लोग यहाँ पे इन सभी सेल के अंदर ना अटेंडेंस फिल करेंगे। यानी कि किसी का प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रखेंगे, किसी का अब्सेंट है तो अब्सेंट रखेंगे। इस तरह से हमें रखना है कि नहीं? तो अब ये चीज़ कैसे होगा? अब ये सब करने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, काम क्या करता हूँ, तो देखो इन सब को सिलेक्ट करता हूँ। ध्यान देना, मैं इन सारे सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे अटेंडेंस फिल करनी है। जैसे कि 1 जैन से लेके 15 जैन तक जितने भी सेल है सब में मुझे अटेंडेंस फिल करनी है, किसी में प्रेजेंट तो किसी में अब्सेंट। ठीक है, तो अब ये चीज़ ना हम रैंडमली पिक करते हैं, रैंडमली हम लिखेंगे, है कि नहीं? अब एक साथ तो लिख नहीं सकते, है कि नहीं? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पी बटन को क्लिक कर देंगे, यानी कि पी जो हम लिखना है इस सेल के अंदर। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि इन सभी सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप पी नोट करेंगे, क्या लिखेंगे, पी कैपिटल लिख लीजिए। एंड देन उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद एंटर बटन को दबाना है। तो इससे क्या होगा कि सभी सेल के अंदर ना पी ऑटोमेटिक लिखा चला जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहले इन सभी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पी टाइप करते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एंटर बटन को दबाने से सभी सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि सभी में फिल हो जाता है पी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के बाद हम एंटर बटन यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑन सेलेक्ट हो जाता है और उसमें पी लिखा चला जाता है। अब इस पी को हमें रिप्लेस करते हैं, कहीं पर एल तो कहीं पर हमारा ए, है कि नहीं? कहीं पर ए हमारा, कहीं पे एल। तो मैं यहाँ से रैंडम लिख लेता हूँ। ये तो मैं ऐसे डेमो के लिए बना रहा हूँ ना, तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रॉपर जब बनाएंगे रियल में बनाएंगे तो ऐसे फील करेंगे, वो ऐसा नहीं है, हम सबको मालूम है, वो हम लोग प्रॉपर नोट करेंगे। तो मैं जल्दी से इसको फील कर देता हूँ, कहीं पर ए तो कहीं पर एल। तो फाइनली मैंने यहाँ पे सभी रिकॉर्ड को लिख लिया है। अब मतलब कि अटेंडेंस हमने फिल कर ली है। अब हम यहाँ पे टोटल डेज फाइंड करना चाहते हैं।
टोटल डेज का मतलब ये होता है कि आपने जितना डेज लिया हुआ है, इन सारे डेज को काउंट करने पर कितना डेज कितना आएगा, यानी कि टोटल कितने डेज हैं। तो वो पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये टोटल फील्ड बनाए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं इज इक्वल टू काउंट ए करके, ठीक है। एक फॉर्मूला है जिनका नाम है काउंट ए। तो यहाँ से काउंट ए लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करना है और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे इन सारे डेज के, ये सारे अटेंडेंस को सिलेक्ट कर लेने हैं, यानी कि इस कैंडिडेट का जितना अटेंडेंस है, जितना अटेंडेंस रिकॉर्ड है, उन सभी को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट ऑफ करना है। इतना करने के बाद एंटर बटन दबाने से ही हमें टोटल डेज काउंट करके मिल जाएगा, कितने दिन काम करने हैं वो आपको मालूम हो जाता है। इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप सभी का ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि टोटल डेज फाइंड करने का ये फॉर्मूला है काउंट ए करके। अब ये फॉर्मूला काम किस तरह से करता है, तो देखो कि अगर इन सारे सेल के अंदर कोई भी सेल ब्लैंक होगा, सपोज कि किसी ने यहाँ पे अटेंडेंस लगाना ही भूल गया है, तो यहाँ पे अगर मान लो ब्लैंक है तो ऑटोमेटिकली टोटल डेज 14 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है कि जब आप कहीं मिस्टेक करते हो तो ये आप फॉर्मूला से डिडक्ट कर सकते हो कि आखिर कहाँ मिस्टेक है, आखिर कोई अटेंडेंस फिल तो नहीं हुआ है या फिर कोई कमी तो नहीं रह गई है वगैरह करके, जो भी है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया टोटल डेज का कि किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको फिर से बता देना है, काउंट ए फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट ऑन करना है और इसमें इन सारे जो डेज है, इन सारे डेज का सिलेक्शन ले लेना है, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करना है, तो टोटल डेज फाइंड हो जाएगा। ध्यान रहे कि कोई सेल ब्लैंक ना हो, अगर ब्लैंक होगा तो उस हिसाब से काउंट करेगा, है ना। और ये काउंट ए का फॉर्मूला जो होता है ना, वो सेल के अंदर कुछ ना कुछ लिखे हुए वैल्यूज़ को ही काउंट करता है, ब्लैंक सेल को कभी काउंट नहीं करता है। हालांकि इस फॉर्मूला का आगे बहुत ज़्यादा बड़ा यूज होता है, अपने हिसाब से अपने लेवल पे काम करते हैं हम, तो यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल तो इतना ही यूज है इसके लिए। अब हम आगे देखते हैं प्रेजेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। तो नाउ देखिए यहाँ पे हम लोग परसेंट फाइंड करते हैं, टोटल अब कितना परसेंट हुआ है, तो हम इज इक्वल टू फिर से हम एक फॉर्मूला लगाते हैं काउंट ए करके, सॉरी काउंट इफ करके। तो काउंट इफ लिखते हैं एंड देन ब्रैकेट ऑन करके हमने यहाँ पे अगेन इन सारे सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारा अटेंडेंस फिल किया हुआ है, एंड कॉमा देकर यहाँ पे जो हमें फाइंड करने हैं उनके अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि हमें पी फाइंड करने हैं, मतलब परसेंट फाइंड करने हैं, तो पी फॉर परसेंट, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें पी लिखने हैं एंड इन्वर्टेड कोमा बंद करके ब्रैकेट बंद करने हैं। इससे ये हुआ कि सेलेक्टेड एरिया में जितने हमारा पी है ना वो हमारा काउंट हो जाएगा। तो ये पी फाइंड हो जाएगा। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, काउंट, हाँ काउंट इफ में मिस्टेक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे टी यहाँ पे छूटा हुआ है, तो यहाँ से काउंट इफ लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल पी फाइंड हुआ है वो 11 है, किसी में 12 है, किसी में 9 है वगैरह करके, इस तरह से आपको मिल जाता है। तो काउंट इफ का मतलब हमें समझ में आ चुका है कि सिलेक्शन लेने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं पी, तो ये हो गया हमारा काउंट परसेंट। एंड अपसेंट के लिए भी इसी तरह से एक फॉर्मूला है जिसको हम एक साथ यूज करते हैं। जैसे कि मैं काउंट अगेन लिखता हूँ, काउंट इफ, फिर से अगर मुझे इन सभी को काउंट कराना है तो सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा, एंड इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम एल लिखने के बाद इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं, ब्रैकेट को बंद करके हम यहाँ से इन सारे अटेंडेंस को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो अपसेंट है वो फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से लीव की हम बात करते हैं, तो यहाँ से अगेन हम लोग काउंट काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे और इन सभी सेल को सिलेक्ट करके कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे लीव, एल फॉर लीव, राइट, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ ब्रैकेट। आई थिंक इसमें एल तो नहीं दे दिया, हाँ अपसेंट में हम लोग ए देना है, राइट, बिकॉज कि ए है, ए फॉर अपसेंट होगा, एल फॉर लीव होता है, तो यहाँ से हमने एल फॉर लीव देना है, तो ये हमारा एल हो गया। तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो ये अपसेंट था और ये हमारा लीव है। एंड आगे देखते हैं पर डे सैलरी, ये हम खुद से मेंशन करेंगे कि आखिर एक दिन में कितना उनका सैलरी बनना चाहिए, तो ये हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं। ऐसे रैंडमली अमाउंट ले लेता हूँ मैं, किसी को 300 तो किसी को 400, 4500, मतलब 45 करके जो भी, तो यहाँ से अपने हिसाब से टाइप कर लेते हैं इनके पर डे सैलरी,
ठीक है। फाइनली यहाँ पे सबका नोट कर लेना है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे सबके पर डे सैलरी ऐड कर दिए हैं एंड अब हम यहाँ पे नेट सैलरी फाइंड करेंगे। अब नेट सैलरी फाइंड करने से पहले हमें एक रूल समझने पड़ेंगे कि कंपनी कहती है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो कहता है कि अगर आपने एक दिन का लीव लिया है, यानी कि 1 डे जो लीव है ना वो हम आपके लिए छोड़ सकते हैं, यानी कि 1 डे अगर आप लीव लेते हैं तो हम उनका पैसे देंगे, है ना। 1 डे लीव होगा, ठीक है, तो वो पी माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। 1 डे प्रेजेंट माना जाएगा, 1 डे लीव। तो अगर 2 डेज लीव है, 2 डेज या फिर प्रेजेंट, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो ये हो गए, उसके पैसे मिलेंगे, मतलब प्रेजेंट है तो वो काउंट हो जाएगा, प्रेजेंट में उनको पैसे दी जाएगी, राइट। तो ये है इनके एक रूल है, ये हमें याद रखने पड़ेंगे रूल क्या है और किस बेस पे हमें फाइंड करने हैं। आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्या कह रहा है, किस तरह से कहने के लिए कोशिश, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, कि अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट और वो एक दिन absent रहता है, या फिर सॉरी absent कह रहा हूँ, लीव लेता है, तो उस केस में उनका 1 डे प्रेजेंट माना जाएगा। अगर 2 डेज या उससे ज़्यादा दिनों तक का वो लीव लेता है तो उस केस में वो 1 डे ही प्रेजेंट माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेट सैलरी फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या चूज़ करता हूँ। सबसे पहले कंडीशन ये है कि आप अभी कंडीशन क्या बनाना होगा हमें, कि आखिर कोई भी बंदा लीव है तो क्या वो एक दिन है या एक दिन से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे इतना जानते हैं हम लोग कि एक दिन हो या एक दिन से ज़्यादा हो, ठीक है, एक दिन हो या फिर एक दिन से ज़्यादा हो, तो उसे एक दिन प्रेजेंट ऐड करना होगा, यानी कि प्रेजेंट में हम एक दिन ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे टोटल नेट सैलरी फाइंड करने से पहले एक फील्ड हम एक और बना लेते हैं, या फिर नहीं भी बनाएंगे तो एक ही साथ काम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे बताना, एंड देन मैं उसके लिए एक नया फील्ड बना भी सकता हूँ। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली करता हूँ। तो मैं आपको कंडीशन देकर दिखाता हूँ कि हम क्या सोच रहे हैं, कि अगर हमारा यहाँ पे लीव, यानी ये जो लीव का जो फील्ड है ये ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, यानी कि एक दिन होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट, राइट। ग्रेटर दैन 0 का मतलब क्या हुआ, इस जगह पे लिखा हुआ जो वैल्यू है वो एक दिन या एक दिन से ज़्यादा है, ये मान के चलते हैं। अगर ऐसा है तो हम प्रेजेंट में, यानी कि जो प्रेजेंट का जो हमारा अमाउंट है उसमें हम एक दिन प्लस कर देंगे, क्या कहना है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टोटल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट ये रहा, इसमें हम प्लस कर देते हैं एक दिन, है कि नहीं। अब ये हो गए टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट हो गए ना, टोटल कितने दिन प्रेजेंट हो गए, तो 11 है तो 12 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लीव एक दिन से ज़्यादा है, या एक दिन भी रहेगा तो पर भी वो एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसा है, क्योंकि किसी ने अब बनाया कंडीशन तो उस बेस पे हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, हम एक कंडीशन को लेकर नहीं चल सकते, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। बस हमें यहाँ कंडीशन समझनी है कि कंडीशन किस तरह से हम सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। पर डे सैलरी शीट तो एक बहाना है बनाने का, बट आप इसमें जो यूज़ कर रहे हैं या जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कोई डेज लिख रहा है या कोई सेट कर रहे हैं सेल को, कभी ये लिख रहे हैं, कभी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें समझना इम्पोर्टेंट है। एक्सेल में तो हर चीज़ नया है, हर चीज़ नया होता चला जाता है, समय के साथ हर चीज़ बदलता चला जाता है। तो सो इस बात को अब इग्नोर करेंगे कि हम पर डे सैलरी शीट कर रहे हैं तो यही ही करना पड़ेगा, नो नो नो, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि यही ही करना पड़ेगा। आप बदल सकते हैं, आपका सिचुएशन कुछ और हो सकता है कि नहीं। तो डिपेंड करता है कि हमारे एग्जाम्पल पे, कंडीशन पे, कि क्या आप करना चाहते हैं। आई होप कि आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा। एंड हम ये मानते हुए कि आप कोई भी एम्प्लॉय एक दिन से ज़्यादा लीव लेता है तो एक दिन उनके प्रेजेंट में ऐड हो जाएगा, तो प्रेजेंट 11 है तो एक प्लस कर दिया हमने, टोटल प्रेजेंट हो गए। अब इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पर डे सैलरी से। इससे क्या होगा कि टोटल सैलरी फाइंड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जितना दिन प्रेजेंट होगा हम उतना ही सैलरी देंगे ना, है कि नहीं। तो हमने ये काम कर लिया। अब हम अगर
ये बंदा एक दिन से ज़्यादा नहीं लेता है लीव, यानी कि ज़ीरो है किसी का, तो उस केस में कितना उसका सैलरी बनेगा? तो मैं कहता हूँ कि जितना परसेंट है उनको उतना ही सैलरी दे दो, उसमें तो कुछ प्लस प्लस करना है नहीं। ध्यान दें, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक दिन प्लस किया इसलिए क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लीव है वो एक दिन से ज़्यादा है, तो हमने एक दिन प्लस कर दिया प्रेजेंट में, और वहाँ पे हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, पर डे सैलरी से। सिंपल सी बात है। अब यही चीज़ ना हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा एक दिन भी लीव नहीं लेता है तो जितना दिन प्रेजेंट है उतना ही उनका सैलरी होना चाहिए ना, उसमें तो हम प्लस नहीं करेंगे ना, क्योंकि तो ज़्यादा हो जाएगा ना जी, तो वो हम नहीं कर सकते। उसकी मर्जी थी, उन्होंने लीव नहीं लिया तो हम थोड़ी ना कह सकते, हर किसी को लीव देते हैं उनके कंडीशन को देखते हुए, है कि नहीं। फिलहाल ये कंडीशन हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं कि देखते हैं कि हमारा प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ से ये हमारा नेट सैलरी फाइंड हो चुका है और इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। हम ये चेक करने के लिए कि क्या ये जो बंदा लीव लिया है क्या इसको कितना सैलरी मिलना चाहिए था, इनको 11 मल्टीप्लाई 2500 मिलना चाहिए था। मतलब कि आप 1100 इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि 11 मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए। आप इनको चेक कर रहे हैं ना, 25 राइट, कितना बनता है 2750 रुपये। तो क्या इसका 2750 रुपये नहीं आया? ऑफकोर्स आया। एंड देन अगर मान के चलो इसकी हम बात करते हैं, टोटल कितने परसेंट है 13 डेज, लीव कितने हैं 2 डेज, तो टोटल मिला के कितने दिन प्रेजेंट माने जाएंगे। 2 डेज लीव है तो 13 डेज प्रेजेंट है, तो इस केस में लीव होने के कारण एक दिन तो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो कितना बढ़ गया इसका 14 डेज, तो 14 डेज का पैसा मिलेगा ना उसे। तो अगर आप यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 14 मल्टीप्लाई कितना है 400 है, तो आप देख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 400 कितने हो गए 5600। तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसको बोलते हैं नेट सैलरी। आई होप कि किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, अगर डाउट है तो बेशक आप लोग पूछ सकते हो। तो ये था आज का क्लास जिसमें हमने पढ़ा कि पर डे सैलरी शीट क्या होता है और उसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर है और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।